हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भरी महफिल में लोग जोर जोर से शांति देवी और उसके बेटे भुवन पर हंस रहे थे। दूल्हे के कपड़ों में खड़ा भुवन अपने सर पर बंधा सहरा उतारकर फेंकते हुए अपनी माँ से बोलता है, मिल गई खुशी, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। देखो अपने आसपास, ये सब आप ही का किया धरा है। ना आप उस गलतफहमी के चलते वो सब करती और ना आज ये सब होता। आखिर ऐसा क्या किया शांति देवी ने जो उनका खुद का बेटा उन पर ऐसे चिल्ला रहा था? पूरी कहानी जानने के लिए आइए कुछ वक्त पीछे चलते हैं। भुवन एक मस्त मौला लड़का था जो अपनी जवानी के दिनों को खुलकर जीने का आदी था। 24 साल की उम्र में बाकी लड़के अपनी शादी और फैमिली बनाने के सपने देखते थे, वहीं भुवन अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को खुलकर जीने वालों में से था। लड़की और शादी इन सब से वो कोसों दूर था। फिलहाल उसकी जिंदगी में इन दोनों चीजों की कोई जगह नहीं थी। लेकिन भुवन की माँ शांति देवी को ये कहाँ गवारा था कि 24 साल की उम्र में भी उसका बेटा यूं ही कुंवारा घूमे। इसीलिए एक सुबह जैसे ही भुवन नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने आता है तो शांति उसे कहती है, भुवन, तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? मैं क्या अंतर्यामी हूँ माँ? अभी तक आपने कुछ बोला जो मैं सुनूंगा? हद है। अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इतने समय से बोले जा रही हूँ, तब भी तूने कौन सा सुना? अरे 24 का हो गया है, अब तो शादी कर ले। तेरी उम्र के लड़कों के 4-4 बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि उन लोगों के पास बच्चे पैदा करने के सिवा और कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास है। इसीलिए दोबारा ये शादी वाली बात मत करना। और हाँ, नाश्ता देना है तो दो, वरना मैं भूखा ही चला जाऊंगा। हाँ, माँ ही मिलती है हुक्म झाड़ने को। जब नहीं होंगी ना तब अकल आएगी। एक ख्वाहिश है, अपने जीते जी अपनी बहू का चेहरा देख लूं, लेकिन नहीं, ये मेरी औलाद को अपनी पड़ी है। यहाँ पूरी जिंदगी घर के काम करते करते मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार मम्मी, ये सुबह सुबह ना अपने ताने वाने शुरू मत किया करो। मैं जा रहा हूँ, आप ही कर लेना नाश्ता। भुवन अपना बैग उठाकर घर से निकल जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके कॉलेज की तरफ बढ़ता है। उसके कुछ देर बाद ही शांति को घर से बाजार जाने के लिए निकलना पड़ता है। दोनों ही अपने अपने कामों के रास्ते पर निकल गए, लेकिन भुवन को कॉलेज के रास्ते में एक बड़ी सी कार के सामने खड़ी एक लड़की दिखती है जो पतले से स्कार्फ से अपना चेहरा छुपाए मदद के लिए किसी का रास्ता देख रही थी। उसको ऐसे देखकर भुवन अपनी बाइक उसके सामने रोककर बोलता है, हे मिस, डू यू नीड एनी हेल्प? क्या करूं, मांग लूं मदद? वैसे शक्ल से तो शरीफ सा लड़का है, बताएगा थोड़ी ना किसी को कि मैं कौन हूँ। हेलो, लिसन, डू यू नीड एनी हेल्प? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरी दूसरी कार मार्केट के पास है। जाम की वजह से यहाँ आ नहीं पा रही है, तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? यार मार्केट के लिए वापस मुड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने खुद ही हेल्प के लिए पूछा है, अब मना थोड़ी करूँगा। ओके, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भुवन बिना नाम पूछे और चेहरा देखे ही उस लड़की की मदद करता है और मार्केट तक उसे छोड़ने जाता है। लेकिन मार्केट के पास आकर शांति की नजर भुवन पर पड़ती है, जो उसको लड़की के साथ देखकर बोलती है, अच्छा बच्चू, मुझे कहता है शादी नहीं करनी और यहाँ लड़की घुमा रहा है। माँ से चालाकी बेटा। इसी बीच हवा के कारण भुवन के पीछे बैठी क्रिस्टल का स्कार्फ उसके चेहरे से हटता है और शांति उसे देखकर बोलती है, ये तो वो मशहूर एक्टर क्रिस्टल खुराना है। ये है मेरे बेटे की पसंद। अब तो इसकी शादी करवा कर ही रहूंगी। वीडियो बना लेती हूँ ताकि हम भी फेमस हो जाए। शांति बिना कुछ सोचे भुवन की क्रिस्टल के साथ बाइक पर घूमते हुए वीडियो बनाती है, जिसके बाद वो उसको सोशल साइट पर शादी सून के हैशटैग के साथ अपलोड करती है। देखते ही देखते पल भर में ये न्यूज हर चैनल और सोशल साइट पर छा जाती है। क्रिस्टल को उसकी गाड़ी तक छोड़कर भुवन कॉलेज चला जाता है, जहां सब उसको बधाइयां देते हैं। ये देखकर भुवन अपने दोस्त ऋषभ से बोलता है, भाई ये सब क्या है? सारे मुझे कांग्रेचुलेशंस क्यों बोल रहे हैं? भाई तूने इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस को फंसा ली और शादी भी करने जा रहा है। अब सब कांग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? एक्ट्रेस मैंने फंसाई? भाई कुछ भी, क्या बातें करे जा रहा है? देख, तेरी माँ का इंटरव्यू भी आ रहा है तेरी शादी के सिलसिले में। भुवन ऋषभ के फोन में चल रहा अपनी माँ का इंटरव्यू देखता है, जिसके बाद वो वापस बाइक से घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल जैसे ही अपने घर आती है
तो उसकी माँ नताशा उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, बना आई तमाशा, अपनी इमेज के साथ साथ हमारा भी मजाक उड़वाकर खुश है। अरे तुमको अपना नाम जोड़ना ही था तो किसी ऊंची क्लास की लड़के से जोड़ती, किसी सेलिब्रिटी से जोड़ती। एक आम से लड़के के साथ कंट्रोवर्सी। तुमको ये सब करके क्या मिला? पर मैंने क्या किया है? किसके साथ जोड़ा मैंने नाम? नताशा क्रिस्टल के हर न्यूज चैनल पर छाए खबर होने की बात उसे बताती है, जिसको देखकर वो खुद बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही शांति रिपोर्टर के एक सवाल का जवाब देते हुए बोलती है, देखिए, अब मेरा बेटा प्यार करता है तो मैं कौन होती हूँ मंजूरी देने वाली। लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुश रहें, बस यही चाहिए। इतने बड़े घर की लड़की मेरी बहू बनेगी, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो सकती है क्या? शांति के घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर उसकी दो पड़ोसने आपस में खुसर पुसर करते हुए बोलती है, देख रही हो बहन, ढिंढोरा पिट गया इनके बेटे की शादी का। अब तो ये शांति शांत नहीं बैठेगी। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर शांति उनके पास आकर उनको टोंट मारते हुए बोलती है, बहन जी, ढिंढोरा भी उसी बात का पिटता है जिस बात में कोई बात होती है। अब तुम्हारे बेटे की शादी का मोहल्ले के बाहर किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन मेरे बेटे की शादी का ढिंढोरा तो हमारे शहर के साथ पूरे देश में पीटा जा रहा है। अब बहुत सेलिब्रिटी है तो क्या ही करे। आई बड़ी, जितना ढिंढोरा पीट रही है ना, कहीं ऐसा ना हो भगवान इनकी इज्जत का फलूदा भी ढिंढोरा पीट कर ही बनाए। इतने में भुवन घर आता है। उसके आते ही सारी मीडिया रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो किसी तरह भीड़ से बच बचाकर अपनी माँ के पास आता है और उनको घर में ले जाकर दरवाजा बंद करके बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे वो वीडियो किसने बनाई और आप ये कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रही हो? बेटा वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। मैं मार्केट गई थी, तब देखा था तुझे उस हीरोइन के साथ। तू तो बड़ा ही तेज निकला बेटा। मैंने बहू मांगी और तूने तो मुझे ऐसी हाई फाई बहू दे दी। माँ आप पागल हो, कुछ तो सोचा समझा करो। ये सब करने से पहले मेरे से पूछती तो सही। ढिंढोरा पिटवा दिया, वो भी सीधा शादी का। अरे पूरे शहर में लोग मुझे देख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। एक तरफ भुवन अपनी माँ की इस हरकत से परेशान था, तो दूसरी तरफ क्रिस्टल ने भी सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। इस पर उसकी माँ उससे बोलती है, तुम्हारी इस लिफ्ट ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बताओ क्या करें? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है हमें। नताशा की इस बात पर पास ही खड़ा उसका भाई विक्रम उसे बोलता है, बहना, मेरे पास एक आइडिया है जिससे इस चीज को हम अपने फेवर में कर सकते हैं। क्या भैया? ये लड़का एक मामूली सा लड़का है और लोगों की नजरों में क्रिस्टल की छवि इससे अच्छी हुई है, क्योंकि सब कह रहे हैं आजकल ऐसी हीरोइनें कहाँ हैं जो किसी नॉर्मल इंसान से प्यार करे, लेकिन क्रिस्टल तो शादी कर रही है। इसलिए मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी सच में ही उस लड़के से करवा देनी चाहिए। मामा आप पागल हो गए हैं क्या? शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है और मैं उस लड़के को बस 1 मिनट लिफ्ट की वजह से जानती हूँ और इस वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। नो नेवर, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब तुम ऐसा करोगी? भैया सही कह रहे हैं। अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। तुमको उसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। मॉम आप मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? इमेज के चलते आप मेरी किसी से भी शादी करवा देंगी? तुम्हारी वजह से ही हम इस मुसीबत में पड़े हैं, तो अब तुम ही हमको इससे निकालोगी। अब ये ढिंढोरा बज ही गया है तो इसे सच तो साबित करना ही पड़ेगा। नताशा अपने भाई के साथ भुवन के घर जाकर रिश्ते की बात करती है। सभी मीडिया के बड़े बड़े अक्षरों में उन दोनों की शादी की खबरें छपती है। भुवन भी ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ के ढिंढोरे के कारण उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। रिश्ता पक्का होने के बाद शादी का दिन नजदीक आता है। भुवन की तरफ से ऑलमोस्ट पूरा मोहल्ला उसके साथ उसकी बारात में जाता है और वो शादी के वेन्यू पर पहुंचते हैं, जहां उनका बहुत रॉयल तरीके से स्वागत होता है। मंडप में बैठे पंडित जी जब शादी के लिए दुल्हन को बुलाने की बात करते हैं, तो नताशा क्रिस्टल को लेने उसके कमरे में जाती है, जहां क्रिस्टल तो नहीं लेकिन उसका एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, माँ मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिंदगी का फैसला आपकी इमेज बचाने के लिए कुर्बान नहीं कर सकती,
ये शादी मैं नहीं करूंगी, इसलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, जहाँ आपकी इमेज वाली दुनिया मेरा पीछा ना करे। और इस ढिंडोरे के जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो इसको शांत भी मैं नहीं करूंगी। क्रिस्टल का खत पढ़कर नताशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शादी के ढिंडोरे की तरह ही क्रिस्टल के भागने की खबर का भी ढिंडोरा बज जाता है और पूरे मोहल्ले और शहर के सामने अपनी बेइज्जती होता देख भुवन गुस्से में अपना सहरा उतार कर फेंकता है और अपनी माँ से बोलता है, मिल गई खुशी, पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। देखो अपने आसपास, ये सब आपका ही किया धरा है। ना आप उस गलत फहमी के चलते उस वीडियो को वायरल करती, ना ये सब होता। अरे माँ, आपने तो मेरी और उस लड़की की जिंदगी का मजाक बना दिया। शादी कोई खेल नहीं होता या कोई तमाशा नहीं है जिसका ढिंडोरा पीटा जाए। लेकिन अफसोस, आपके गलत फैसले ने उस लड़की के साथ साथ मेरी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अब भुगतो जिंदगी भर की हंसी खेली और बदनामी को। अब तो मैं चाहूंगा भी ना तो भी मेरी कहीं शादी नहीं होगी। भुवन की बातें शांति देवी के दिल में चुभती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। जिस मोहल्ले के सामने उसने ताव से अपनी बेटी की शादी का ढिंडोरा पीटा था, आज वही लोग उसका मजाक बना रहे थे, शायद पूरी जिंदगी भी बनाए। इसीलिए किसी भी बात को बिना जाने, बिना उसकी सच्चाई परखे उसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। शादी जैसी बात का तो बिल्कुल नहीं। कोकिला किचन में किसी काम से जाती है तो वहाँ की हालत देखकर हैरान रह जाती है। सारा किचन यूं ही अस्त व्यस्त पड़ा होता है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर वो अपनी बहू कंचन को जोर से आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, अरे ओ कंचन बहू, कहाँ मर रही है कामचोर? क्या हो गया सासू माँ, क्यों अपने गले को सुबह सुबह लाउड स्पीकर बना रही हो? सुबह? अरे दोपहर के 1 बज रहे हैं और तूने अब तक किचन की सफाई नहीं करी। अरे इतनी कामचोरी क्यों करती है? वो सासू माँ, कमरे में झाड़ू लगाते लगाते मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गई। अब तो उठ गई ना बहू, जा जाकर किचन की सफाई कर, सारा सामान फैला हुआ है। अब सास की कही तो कंचन को माननी पड़ती है और वो सर खुजाती हुई किचन में जाती है और जल्दी जल्दी में सारे काम खत्म करके हॉल में आकर फोन चलाने बैठ जाती है। तभी सास फिर रसोई में पानी पीने के लिए चक्कर मारती है तो देखती है कि धुले बर्तनों में से पानी टपक रहा है और वहाँ का सारा कूड़ा दरवाजे के पीछे पड़ा है। तभी वो फिर कंचन को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, क्या हो गया सासू माँ? 2 मिनट सुकून से बैठ क्या गई, उतने में ही अरी बहू बोल बोल कर दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे मुझे तेरा नाम लेने का शौक नहीं है, पर काम की जगह काम चोरी करेगी तो सुनेगी ही ना। ये कौन से तरीके से बर्तन धोए है तूने? साबुन अभी तक लगा हुआ है और ये कचरा पेटी में डालने के कोई बाहर से आएगा? आपने किचन साफ करने के लिए कहा था ना सासू माँ, वो मैंने कर दिया है। अब आप मेरे कामों में कमियां मत निकालो। अरे जरा सा घर का काम नहीं होता, वो भी करने में तुझे आफत आती है। अपने मायके में भी ऐसे ही काम चोरी करती थी क्या? मेरे मायके वालों पर तो आप जाओ ही मत। मेरी माँ मुझसे इतना काम नहीं करवाती थी। करवाती भी कैसे? वहाँ भी तू ऐसे ही आड़े टेढ़े काम करती रहती होगी। बहू, थोड़ी तो समझदार बन जा, कब तक ऐसे आधे अधूरे काम करती रहेगी? अरे ठीक याद दिलाया सासू माँ आपने, आधे अधूरे रिश्ते नाटक आने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे रुक जा। कोकिला बोलती रह जाती है पर कंचन एक नहीं सुनती। कंचन की शादी कोकिला के बेटे प्रेम से हुई थी। शादी के 1 महीने तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे कोकिला को पता चला कि उसकी बहू कंचन 1 नंबर की कामचोर और काम से जी चुराने वाली लड़की है। कंचन अपनी सास की कही बात मानती, लेकिन काम करने से हमेशा आलस दिखाती। एक सुबह नाश्ते के समय प्रेम कोकिला खाने की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी प्रेम बोलता है, कंचन यार कहाँ हो और कितना इंतजार करना पड़ेगा नाश्ते के लिए? तुझे नाश्ता चाहिए? यहाँ इस बुढ़िया को सुबह की चाय तक नसीब नहीं हुई। चाय नहीं मिली? पर सुबह से तो कंचन किचन में ही है, लगता है कुछ स्पेशल बना रही होगी शायद। क्या गलत फहमी पाले बैठा है तू? स्पेशल खाना बनाने में मेहनत लगती है, जो तेरी कामचोर बीवी कभी नहीं करती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हाथ में चाय नाश्ता लिए कंचन वहाँ आती है और परोसते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा नाश्ता। ये नाश्ता है कंचन?
मतलब नाश्ते में तुमने चावल बनाए हैं बस? ये ले तेरा स्पेशल नाश्ता, और इसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है कि ये रात के बासी चावलों को तड़का मार कर ले आई है। बिल्कुल सही पहचाना सासू माँ, मैंने रात के बासी चावलों में तड़का लगा दिया है। प्रेम जी, खा के बताइए ना कैसे बने हैं। मैं फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनाती हूँ। क्या कंचन, मतलब तुम मुझे बासी चावल का नाश्ता करवाओगी? अरे कुछ फ्रेश बना देती तो क्या घट जाता तुम्हारा? अजी, आपको ऑफिस जाने में देरी ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने यही बना दिया। अरे ओ कामचोर, क्यों बहाने बना रही है? सीधा सीधा कहना नाश्ता बनाने के काम से बचने के लिए रात के चावलों को तड़का लगा कर ले आई। अरे तो क्या हो गया, खाना तो खाना ही होता है ना, भले ही वो रात के बचे हुए बासी चावल ही क्यों ना हो। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, पर कम से कम मेरे प्रेम जी को तो खाने से मत रोको। मुझे तो भूख ही नहीं है, और वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रेम बिना नाश्ता किए ही चला जाता है और तभी कंचन गुस्से में बोलती है, अब भला ये क्या बात हुई, एक तो इनके लिए नाश्ता बनाओ, ऊपर से इनके नखरे झेलो। पड़ गई कलेजे को ठंडक, ये ले खुद ही ठूस ले अपने फ्राइड राइस, कामचोर कहीं की। तभी कोकिला मुंह बनाए हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, कंचन की कामचोरी ऐसे ही बरकरार रहती है। एक शाम कोकिला की पड़ोसनी विनीता और अनीता गप्पे मारने घर आती है और उन्हें देखकर कोकिला बोलती है, अरे विनीता, अनीता, आओ बैठो, क्या हाल है? हाल तो ठीक ठाक है कोकिला बहन, बाजार से लौट रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। हाँ, वैसे भी हम तो कम ही निकले थे बाहर, तो सोचे थोड़ा बतिया भी लेंगे तुमसे। सही किया जो चली आई। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। कहा हो, जब घर में बहुरिया है तो तुम काहे किचन में पाँव रखोगी, बहू से बनवाओ चाय। अरे वो क्या हुआ, बहू कहीं बाहर गई है क्या? नहीं नहीं, घर में ही है, बोलती हूँ। अरे बहू, ओ कंचन बहू, जरा इधर तो आना। हाँ सासू माँ, कहिए। अरे इसमें कहना का है, दिख नहीं रहा है, घर में 2 ठो मेहमान आए हैं तो चाय पानी का इंतजाम करो। हाँ हाँ, अभी लाई। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ाकर बोलती है, ओहो, अब ये पड़ोस ने यहाँ बैठकर गप्पे हाकेगी, अब इनके लिए मैं गर्मी में खड़ी होकर चाय बनाऊं। क्या मुसीबत है, या वैसे ही काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से लोग आकर बाकी का काम बढ़ा देते हैं। अब कामचोर कंचन आदत अनुसार बिना उबले पानी में चाय पत्ती, दूध और नाम मात्र चीनी डालकर जल्दी जल्दी चाय बनाकर तैयार करके हॉल में देकर अपने कमरे में आराम करने निकल जाती है। और चाय का एक घूंट भरते ही विनीता अनीता थूकते हुए बोलते हैं, आठू, चाय है कि काढ़ा? अरे कोकिला, तोरी बहू की अम्मा का चाय बनाना सिखाई नहीं है का? अरे इसे चाय बोलना भी पाप है, लगता है बिना उबाले ही कप में ले आई हो। माफ करना, ये मेरी बहू एक नंबर की कामचोर है, हर काम में इसे काम चोरी करनी होती है। अरे ऐसी बहुरिया हमरी हो तो लतियाई के रास्ता पे ले आए हम तो। हाँ कोकिला, अरे अभी नहीं सुधारेगी अपनी बहू को तो एक दिन तेरे ही सर पर बैठकर तांडव करेगी। चल विनीता। दोनों पड़ोसनी वहाँ से चली जाती है और उनकी कही बातों से कोकिला सोच में पड़ जाती है। साथ ही अपनी कामचोर बहू को लाइन पर लाने की ठान लेती है। एक दिन कंचन छत से लाए कपड़ों में से अपने कपड़े छाट ही रही होती है तो देखती है कि उसके धुले हुए कपड़े भी गंदे दिखाई दे रहे हैं और उनमें से कुछ गीले तो आधे सूखे हुए होते हैं। तभी वो अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, ये कैसे कपड़े धोए आपने, जरा से भी साफ नहीं लग रहे, कितने मैले हैं, और अभी तो ये ढंग से सूखे भी नहीं थे, आप गीले ही उतार के ले आई। अरे बहू, मैंने तो कपड़े एक बार मशीन में घुमा कर निकाल लिए, अब तो मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ। ओहो सासू माँ, एक बार घुमा देने से कपड़े थोड़ी ना साफ हो जाते हैं, उन्हें हाथों से भी तो रगड़ना होता है, आप काम चोरी कैसे करने लगी? अरे बहू, तुझसे ही तो सीखा है काम चोरी का हुनर। वैसे सही है, काम जल्दी भी हो जाता है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इतना कहकर कोकिला हंसती हुई वहाँ से चली जाती है और कंचन उसे देखते रह जाती है। एक दिन सर पर पट्टी बांधे कंचन कोकिला से बोलती है, सासू माँ, हाय, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ तो गोली खा ले, आराम पड़ जाएगा। ना ना सासू माँ, बस आप मेरे लिए 1 कप कड़क इलायची वाली चाय बना दो, उसी से आराम हो जाएगा। चाय? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। बस फिर क्या था, सास भी बहू की तरह
बिना दूध ज्यादा पत्ती की चाय उबालकर उसे पकड़ा देती है। चाय पीकर उगलते हुए कंचन बोलती है, सासू माँ ये क्या कच्चे पक्के से चाय पिला रही हो? दूध कहाँ है इसमें? अरे बहू दूध था नहीं घर में, अब कौन इतनी दूर जाकर दूध लाए, तो बस जैसे तैसे चाय बना दी और पिला रही हूँ तुझे। वैसे भी बिना दूध की चाय क्या चाय नहीं होती? कंचन समझ जाती है कि सास ये सब क्यों कर रही है। तभी कंचन बोलती है, बस बस सासू माँ, मैं समझ गई। अब मैं सारे काम ढंग से करूँगी और बिल्कुल काम चोरी नहीं करूँगी। क्या हुआ? अब खुद को दिक्कत हो रही है तो पता चला। चल अब अकल ठिकाने आ ही गई होगी तेरी, इसलिए जा अपने और मेरे लिए एक मस्त सी चाय बना कर ला। हाँ, लेकिन पहले दूध तो ले आऊं दुकान से। अरे पगली, दूध तो फ्रिज में ही पड़ा है, वो भी एक भगोना। तो तेरी काम चोरी के चलते मैंने जानबूझकर दूध नहीं डाला। अब जा। जिसके बाद कंचन हंसती हुई किचन में चली जाती है और उसके बाद वो कभी भी काम से जी नहीं चुराती। शौर्य अपनी दोस्त राज के पास भागा भागा आता है और उसको गले लगाकर बोलता है, राज मेरे दोस्त, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार, तेरी भाभी बेवफा निकली। अरे मेरे जिगर के छिलके, पहले शांत होकर सारी बात तो बता कि हुआ क्या। आते ही मातम मनाने लग गया। भाई मुझे लगता है कि तेरी भाभी मिताली का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो उसके साथ न्यू ईयर मनाने मलेशिया जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। भले ही मैंने उनको देखा नहीं है, पर फिर भी जितना तूने पहले उनके बारे में बताया था वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे यार, भाभी तो तेरे से कितना प्यार करती थी, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे यार, मैंने अपने कानों से सुना कि वो मलेशिया जा रही है। जब मैंने पूछा तो कहती बस मेरा मन है अकेले रहने का, पर मैं जानता हूँ वो अकेले नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। भाई तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ? देख, तू मेरी वाइफ के पीछे पीछे मलेशिया जाएगा। नाम आइडेंटिटी मेरी होगी, लेकिन चेहरा तेरा, और तुझे तो उसने आज तक देखा ही नहीं है। तू बिना डरे सबूत इकट्ठे करियो कि कौन उसका बॉयफ्रेंड है। फिर सबूतों के आधार पर मैं उससे तलाक ले लूंगा। यार देख, जरूरी है क्या? किसी और को नहीं भेज सकता? नहीं, मुझे तेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। शौर्य राज को मलेशिया जाने के लिए मना लेता है, लेकिन वहीं शौर्य की बीवी मिताली अपनी दोस्त रिया को बुलाकर उससे बोलती है, यार रिया, मेरी शादी खतरे में है। मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है उसकी काली करतूतों का। यार ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, इसलिए मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मेरे घर वाले तो मुझे रिश्ते दिखा दिखा कर पागल ही कर देंगे। मन तो करता है कहीं दूर भाग जाऊं। मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देख, मैंने अपने पति से झूठ बोला है कि मैं मलेशिया जा रही हूँ, तो अब मेरी जगह तू मलेशिया चली जा मेरे नाम से। ऐसे में मेरे पति को लगेगा मैं गई हूँ और वो खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मौज करेगा। बस मैं उसको रंगे हाथ तभी पकड़ लूंगी। हाँ यार, इसी बहाने कुछ टाइम अपने घर वालों और इस शादी के झंझट से दूर रहूंगी। पता कब जाना है। एक तरफ शौर्य राज को अपना जासूस बनाकर मिताली के पीछे मलेशिया भेजता है, तो वहीं मिताली खुद न जाकर अपने नाम से अपनी दोस्त को मलेशिया भेजती है। अगले दिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही दोनों एयरपोर्ट पर टकरा जाते हैं, जिसके कारण शौर्य की दी हुई मिताली की फोटो राज से वहीं गिर जाती है, जिसपे बिना गौर किए वो रिया को सॉरी बोलकर फ्लाइट की तरफ बढ़ जाता है और मलेशिया पहुंचकर दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। राज पहले चेक इन करके अंदर चला जाता है, तभी रिसेप्शन पर वो मिताली का नाम सुनता है, तो पलटकर देखने पर वहाँ वो रिया को मिताली समझकर बोलता है, तो ये हैं भाभी? यार शक्ल से तो कितनी स्वीट लग रही हैं। कौन कह सकता है कि इनका बॉयफ्रेंड है और अपने पति को धोखा दे रही हैं। वैसे एक बार शौर्य की दी तस्वीरों से कंफर्म कर लेता हूँ। राज देखता है कि फोटो वाला एनवलप तो खाली है, जिसके बाद वो बोलता है, शायद फोटो कहीं गिर गई। खैर यही होंगी। वैसे भी एक ही होटल में तो हैं, जासूसी अच्छे से हो जाएगी। राज अपने कमरे में चला जाता है और रिया अपने कमरे में। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर निकलता है तो देखता है कि मिताली कहीं जा रही है, यानी रिया, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए बोलता है, लगता है भाभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं। पीछा करता हूँ। राज रिया का मिताली समझकर पीछा करता है और कुछ ही पलों में
वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, जिसके बाद वो इधर उधर देखकर बोलता है। कहाँ गई यार, अभी तो यहीं थी। राज जैसे ही पीछे मुड़ता है, मिताली उर्फ रिया उसके पीछे ही खड़ी होती है और अचानक से उसको अपने पास देखकर राज उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे गिरे रिया बोलती है, हटो मेरे ऊपर से बेअकल इंसान। राज खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, जिसके बाद रिया भी खड़ी होकर बोलती है, आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कब किया? अरे मैडम, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्पेशल नहीं समझ रही? कमाल है। ज्यादा ना भोले मत बनो, सब जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़के को। अकेली लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंडिया नहीं है, यहाँ की पुलिस एक बार में ही अच्छे से सुताई करके छोड़ती है। अरे जाइए, मेरी भी किस्मत इतनी खराब नहीं है कि मैं आपके पीछे लगूं। दोनों एक छोटे से झगड़े के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ राज मिताली बनी रिया से जाने अनजाने टकराता और मिलता रहता है, जिसके कारण उसके मन में रिया के लिए कुछ जज्बात पनप जाते हैं, जिन पर रोक लगाते हुए राज खुद को बोलता है, राज, इस दिल को समझा, वो भाभी हैं यार। तूने उनको उनके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ना है, ना कि खुद उनका बॉयफ्रेंड बनना है। राज रिया को मिताली समझकर उसका पीछा करता है, जिसके कारण मलेशिया के ट्रिप में वो ज्यादातर समय उसी के साथ गुजारता है। रिया का स्वभाव उसको बहुत पसंद आता है। रिया भी उसके साथ रोज होने वाली खट्टी मीठी लड़ाई के कारण उसको पसंद करने लगती है। एक शाम ट्रिप पर आए सभी लोग घेरा लगाकर बॉनफायर का मजा ले रहे होते हैं। तभी राज मिताली के करीब जाकर उससे बोलता है, वैसे हमें यहाँ आए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन हमने झगड़े के सिवा कुछ नहीं किया, तो आज सोचा कुछ बात कर ली जाए। तो आप यहाँ सिर्फ घूमने आई हैं, वो भी अकेले? हाँ, लेकिन शायद लगता है अकेले सफर में ही कोई हम सफर मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हुई? इतने दिनों से तुम मेरे साथ हो, तुमको मैं शादीशुदा लगती हूँ। शादी से ही तो पीछा छुड़ाकर यहाँ आई हूँ। राज रिया का जवाब सुनकर अकेले में जाकर शौर्य को कॉल करके बोलता है, मेरे भाई, भाभी तो बोल रही हैं कि वो शादीशुदा ही नहीं है। अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन इसने अभी से ही मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया। तू नजर रख और जल्दी कोई सबूत दे। मलेशिया आने के बाद से राज ने रिया को किसी और आदमी के साथ नहीं देखा था। हाँ, इस बीच में वो उससे प्यार जरूर कर बैठा था, लेकिन वो उसको अपनी भाभी समझकर कुछ नहीं बोल पाया था। और ट्रिप के आखिरी दिन वो शौर्य को कॉल करके बोलता है, भाई तू गलत है, भाभी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरी ट्रिप के दौरान मेरे साथ ही थी वो, ना वो किसी से मिली, ना उनके पास कोई आया। लेकिन तूने मुझे यहाँ भेजकर गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? प्यार भाभी से। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मेरी लिमिट्स पता है। मैं आज ही इंडिया आ रहा हूँ, भूल जाऊंगा इस ट्रिप को। बस तू भाभी को अपना ले, वो सही है। राज ये कहकर कॉल को कट कर देता है और होटल से चेकआउट कर लेता है। उसके जाने के बाद मिताली उर्फ रिया उसको सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसके ना मिलने पर वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोलती है, मिस्टर राज थे रूम नंबर 15 में, कहाँ गए हैं? नो मैम, उस रूम में कोई राज नहीं बल्कि मिस्टर शौर्य थे। क्या शौर्य? मुझसे झूठ बोला? और शौर्य तो मिताली का पति है। रिया ये सब जानकर मिताली को कॉल करके सब बताती है, जिस पर मिताली बोलती है, क्या शौर्य वहाँ मलेशिया में तेरे पीछे आया था? हाँ यार, अभी आधे घंटे पहले ही चेकआउट किया है उसने। लेकिन यार उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रिया? मुझे प्यार हो गया था उससे, और आज ऐसे अचानक मुझे पता लगा कि वो तेरा पति है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी ट्रिप पर उसने कहीं मुझे ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। मैं आज इंडिया वापस अपने घर आ रही हूँ। रिया का दिल बुरी तरह टूट जाता है, ये जानकर कि जिससे उसने प्यार किया था वो तो उसकी दोस्त का पति निकला। वहीं राज रिया को अपने दोस्त की पत्नी समझकर बिना अपने प्यार का इजहार किए इंडिया की फ्लाइट में बैठ गया। लेकिन इसी बीच इंडिया में एक होटल के बाहर मिताली और शौर्य टकरा जाते हैं, जिस पर दोनों ही हैरान होकर बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मलेशिया गई थी। गए तो तुम भी थे मेरे पीछे। तुम बताओ क्या चल रहा है?
दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। उन दोनों ने ही अपने अपने दोस्तों को अपनी अपनी जगह भेजा था। ये सब गलतफहमी दूर होते ही उनको समझ आता है कि उन दोनों में कोई बेवफा नहीं है, लेकिन अब उनकी वजह से दो प्यार करने वाले गलतफहमी के चलते अलग होने वाले हैं, जिस पर दोनों साथ मिलकर राजू के घर जाते हैं और उसके इंडिया आते ही उसको सारी सच्चाई बताते हैं। उसी दिन शाम को रिया भी इंडिया आकर अपने घर चली जाती है, जहां उसके घर वालों ने पहले ही एक लड़के को उसे देखने बुलाया था। रिया भी टूटे दिल के कारण बिना कुछ बोले सबके बीच बैठ जाती है। तभी कुछ देर में वहां राज, शौर्य और मिताली आते हैं और राज बोलता है, ओए, कोई शादी कोई रिश्ता नहीं होगा यहाँ, भागो यहाँ से। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखेबाज कहीं के मेरे घर आके रिश्ता तोड़वाने की? क्योंकि रिया ये धोखेबाज नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, बल्कि ये मेरे पति शौर्य हैं। मिताली रिया को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद ये सब सुनकर रिया राज के सामने खड़ी होकर आंखों में आंसू भरकर उसे देखने लगती है, जिस पर राज बोलता है, अब ऐसे देखती ही रहोगी कि मुझे गले भी लगाओगी? राज और रिया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और गलतफहमी से शुरू हुई ये लव स्टोरी सही अंजाम पर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।